हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंड पढ़ना होगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपने पढ़ा था, उसी पर आधारित यह प्रश्नावली है। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वह क्या होती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और उन अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल करेंगे उसमें क्रम कोई भी हो चलेगा। ठीक है, तो यह थी आधारभूत प्रमेय। और इस विधि से भी हम गुणनखंड करके क्या निकालते हैं, यहाँ से आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लासा मासा निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्नावली में जो ये आधारित है लासा मासा पर ज़्यादा आधारित है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है। देखिए, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के लिए तो अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो सबसे पहला सवाल है 140 का करना अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए भाग विधि आप जानते ही होंगे। तो 140 अगर लिखा है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो सबसे पहले देखिए हल पहला 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो लिखेंगे 140 को काटेंगे। सबसे पहले देखिए 2 से कट जाएगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और यहाँ 70 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 3 से तो कटा नहीं, 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले के लिए क्या बन जाएगा यह देख लीजिए। तो बन जाएगा आपका 140 बराबर, आपको लिखना क्या है, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। तो जिससे जिससे कटा है लिख दीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड लिखना है, आपको पता है कि हम लिख तो सकते हैं यह भी 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, लेकिन हमको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। और आपको पता होगा कि एक ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या है, इसलिए हम केवल कितना लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यह रहा 140 का अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार 156 लिखा है। तो 156 देखिए, पहले 2 से कट जाएगा तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए तो अब कितना बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 नवा 18 हो जाएगा। और 3 से काटिए, अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। अब फिर कट जाएगा 13 से और 1 आ जाएगा। फिर कितना लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो यह हो जाएगा दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा हो जाएगा 38, 25 लिखा है, 3825 लिखा है। अब देखिए विभाज्यता का नियम अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह किससे कट जाती हैं, 2 से। और 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, वे संख्याएं जिनमें जो नंबर आए हैं, अंक आए हैं, अगर उन अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्याएं 3 से कटती हैं। तो देखिए 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से कट जाएगा तो इसे 3 से काटिए पहले। 5 से भी कट जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 होता है वह 5 से विभाजित होती हैं। तो आप 5 से भी विभाजित कर सकते थे, लेकिन तरीका यह होता है कि सबसे छोटी संख्या से चला जाए। लेकिन यह कोई नियम नहीं है कि बैठा दिया गया तो एकदम यही लगाना है हमेशा। आप 5 से भी काट सकते हैं पहले। तो देखिएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 आ गया, और यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 22, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, और 3 पचे 15 हो जाएगा। देखिए फिर क्या 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3, और 3 7 10, 10 5 15 कट जाएगा तो 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 पचे 15। ठीक है, अब नहीं कटेगा, अब 5 से काट दीजिए डायरेक्ट। 5 अठू 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5वां 25 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17। और यहाँ पे लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड किसका, तो आप लिखेंगे 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे। और इसके बाद ये दोनों बचते हैं, तो पहले इन सबको एक एक बार, और इसमें बताने वाली कोई बात नहीं थी तो आप केवल ऐसे ही डायरेक्ट उतार लें। बस इसमें एक बात याद रखना है कि एक को शामिल नहीं किया जाता है जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछता है। तो एक को शामिल नहीं किया जाएगा, जो बचे हुए अभाज्य संख्याएं आएंगी यह काटते हुए उन्हीं को हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसे कहेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे यह, यहाँ पे यह, उतार लीजिए। आइए देखते हैं अब
इसका चौथा भाग, तो देखिए चौथे में क्या लिखा है, 5005, 5005 काटिए सबसे पहले। तो यह देखिए डायरेक्ट 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 जीरो बीच में है, उतर गया। ठीक है, अब आ गया 1001, 1001 किससे कटेगा, 7 से काटने की कोशिश करिए, शायद कट जाएगा। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 लगा हासिल, 30 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 लगा हासिल, 2 बच गया, तो 2 21 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 143 आ गया, फिर किससे कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 11 से काटिए, 11 से कट जाएगा। तो 11 एकम 11, 3 लग गया हासिल, और यहाँ पे 3 3 33 हो जाएगा, 11 तियां 33, 13 एक अभाज्य संख्या है, और 13 एकम 13 कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देन आपको मिल जाएगा 5000, 5 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 11 गुणे 13। ठीक है, तो यह रहा इसका अभाज्य गुणनखंड। और यहाँ पे आ जाइए आखिरी वाला भाग इसका, तो लिखा है 7429। अब इसको काटिए, तो देखिए किससे कटेगा, सबसे पहले काटने की कोशिश करेंगे तो यह 17 से कटेगा। किससे कटेगा, 17 से। 17 तियां 51, 17 चौक को 68, तो 4 बार में 17 चौक को 68 हुआ, यहाँ 4 है तो 2 60 में से बचा है, 17 चौक को 68 आया है ना, तो यहाँ पे 68 से 2 70 होगा, 4 कितना हो जाएगा, 6। अब बच गया यहाँ 6, और 6 2 62 हो जाएगा, 17 तियां 51, 17 तियां 51 कितना बच गया, यहाँ पे 1 11, तो 11 119 हो जाएगा, और 17 नामा 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। अब काटिए, अब यह 17 से नहीं कटेगा, अब देखिए काटिए तो 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, तो 2 बार में 38, 2 3 2 5, और 57 हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, 19 तियां 57 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से ही कटेगी, 23 एकम 23, और यहाँ पे आप जब लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड, तो 17 गुणे 19 गुणे 23, यह हो गया आंसर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसको भी उतारिए, फिर आते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों का लासा व मासा बताइए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले सवाल की बात करते हैं। देखिए हल नंबर 1, तो यहां पर लिखा है 26वां 91, तो क्या लिख देंगे 26वां 91। ठीक है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। लासा और मासा के लिए आप लगा सकते हैं क्या, वो तो मासा के लिए आ जाएगा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लेकिन यहाँ पे आप अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए यानी अभाज्य गुणनखंड करते हुए चलिए, तो आपको मिल जाएगा सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 2 यहाँ पे फिर 13 से कटेगा, 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। ठीक है, अब यहाँ पे हम 26 को लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुणे 13। ठीक है, अब 91 का भी अभाज्य गुणनखंड करिए, तो इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड 91 का करेंगे तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से कटेगा, और यहां पे आपको पता है 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 काटेंगे तो 13 बार, और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देन 91 बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 गुणे 13। और आपको पता है कि जो दोनों में कॉमन होता है वह मासा हो जाता है, और जो बच जाता है उनको साथ में अगर मासा के साथ गुणा कर लेते हैं तो वह क्या बन जाता है, लासा बन जाता है। तो आइए लासा और मासा लिखते हैं। देन 26वां 91 का मासा बराबर, दोनों में कॉमन कौन है, 13। ठीक है, मासा हो जाएगा 13 तथा 26वां 91 का लासा बराबर कितना होगा बताइए। जो कॉमन है उसको लिख लेंगे पहले एक बार, जो बचा हुआ है, ठीक है, जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको जो है बचा हुआ उसको लिख लेते हैं गुणे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं 7 दूनी 14,
और 13 गुणे 14 करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, देख लीजिए 14 तो यहाँ 42 हो जाएगा और 2 4 लग गया हासिल और 14 एकम 14 यह हो जाएगा 182। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 182। तो लासा हो गया 182 और मासा हो गया कितना 13। कह रहा है जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो लिखेंगे सत्यापन या जांच भी लिख सकते हैं, सत्यापन दोनों संख्याओं का गुणनफल, या लिख सकते हैं 26 91 का गुणनफल, 26वां 91 का गुणनफल बराबर कितना होगा, तो 26 गुणे 91, 26 गुणे 91, ठीक है। गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 91 और गुणे कितने करना है 26, यह करना है। तो आप कर सकते हैं कितना 26 एकम 26 हासिल लग गया कितना 2, कितना लग गया 2, 26 नामा कितना हो जाएगा, तो 26 दहा में 260 होगा और 260 में से अगर 26 घटा देंगे तो 9 बार का हो जाएगा। तो 260 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 234, 234 और 234 में 2 जोड़ दीजिए तो 236 हो जाएगा, 236। तो यह हो जाएगा 2366, यह बराबर कितना मिल जाएगा 2366। अब क्या करना है, दोनों संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तथा 26वां 91 के लासा व मासा का गुणनफल बराबर कितना आएगा बताइए। लासा और मासा क्या है, तो 13 है मासा और लासा क्या है 182, ठीक है। यहां पे है यह 182, आप लोग गुणा करके देख लेंगे तो यही आएगा 2366 आ जाएगा, ठीक है। तो 23 क्या आ जाएगा 66, यानी 2366 या 2366। लेकिन आपसे कहा क्या है, कहा है कि जांच कीजिए क्या दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल बराबर है। देखिए देख लीजिए गुणनफल संख्याओं का जो आया वही लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है, केवल डैश लगा दीजिए, सिद्ध होता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, ठीक है। देख लीजिए इसी प्रकार आप दोनों अगले सवाल लगाएंगे, ठीक है। अगला दोनों सवाल मैं छोड़ रहा हूं, केवल एक सवाल बताया है पहला वाला, इसी आधार पे दोनों लगाएंगे। क्या करना है देख लीजिए एक बार, 26 व 91 कहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे छोटा वाला लगा दिए बड़ा वाला छोड़ दिए, लग जाएगा, आसान है सब। अब यहाँ पे क्या है 26 व 91, 26 का अभाज्य गुणनखंड 91 का अभाज्य गुणनखंड, जो दोनों में कॉमन है वह क्या हो गया मासा, और कॉमन के साथ साथ जो बच गया उसका भी गुणा कर लिए तो क्या हो गया लासा। और देखना है कि सत्यापन क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा गुणनफल की क्या होता है बराबर होता है। तो 26 व 91 का जब हमने गुणनफल किया तो 2366 आया, और जब लासा और मासा यानी 18 और 182 और 13 का गुणनफल निकाला तो भी 2366 आया। जब हम देखते हैं तो दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि अतः सिद्ध होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा व लासा की क्या होता है बराबर होता है। मासा व लासा की क्या होता है, मासा और लासा की गुणनफल की क्या होता है बराबर होता है। इसी प्रकार इसमें भी अभाज्य गुणनखंड करके निकालेंगे, जो कॉमन होगा मासा हो जाएगा, जो कॉमन के साथ साथ जो बच जाएगा उसका भी गुणा कर लेंगे तब क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। तो मासा वाली जो संख्या आती है यानी कॉमन जो आता है, बची संख्याएं जो बचती हैं, जो संख्याएं बचती हैं उनके साथ गुणा कर लेने से क्या आ जाता है मासा, लासा आ जाता है। क्या आ जाता है लासा। यह केवल दो संख्याओं में यह प्रारूप चलेगा, तीन संख्याओं के लिए अलग प्रारूप हो जाता है, ठीक है। तो जब तक कॉमन मिलेगा एक एक बार लिखना है, जब तक कॉमन मिलेगा एक एक बार लिखना है। कॉमन भले दो में हो जाए, ठीक है, दो में, जैसे यहाँ पे कितने में कॉमन मिल रहा है दो में। अगर इसी प्रकार से तीन संख्याएं होती तो, जब तीन संख्याएं होती तो दो में कॉमन भी होता ना तो एक के बार लिखेंगे, तीनों में कॉमन है तो एक बार, दो में कॉमन है तो एक बार, अब एक में तो कोई कॉमन होता नहीं है। इस प्रकार से ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। आगे सवाल जब आएगा तो बताया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगला भी करेंगे। तो
तो इस प्रकार से आप यहाँ से लासा और मासा आसानी से निकाल सकते हैं। जांच के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, लासा और मासा का गुणनफल दोनों बराबर आ जाएगा, अंततः आप कह देंगे कि अतः सिद्ध होता है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। तो आइए देखते हैं तीसरा सवाल क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा व लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हल नंबर 1, सबसे पहला सवाल हल करते हैं। तो इसमें लिखा है 12, 15 व 21, इसका लासा व मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड, या 12 बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, या 12 बराबर सबसे पहले लिखिए, या गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 12। तो 12 क्या लिखेंगे, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। देखिए 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर 15 के लिखिए, अभाज्य लिखना है, एक नहीं शामिल होता अभाज्य में, तो अभाज्य 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 21 का लिखना है। अब देखिए 3 संख्याओं वाला आज चल रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 सत्ते 21 होता है। ठीक है, सभी देखिए अभाज्य संख्या है, यहाँ 2 2 3 अभाज्य, 3 5 अभाज्य, 3 7 अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया सबका। देन लिखेंगे मासा बराबर, देन मासा बराबर क्या आएगा, जो कॉमन होगा वह मासा बन जाएगा। अब देखिए मासा जब निकालते हैं तो तीनों, अगर 2 संख्या है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, और 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 4 संख्या है तो चारों में कॉमन होना चाहिए। इस प्रकार से हर संख्या में जो कॉमन होगा वही मिलेगा हमको मासा। तो यहाँ पे देखिए कौन तीनों में कॉमन है, यहाँ देखिए 3 के अलावा कोई कॉमन और नहीं मिल रहा है, तो हमारा मासा हो जाएगा कितना, 3। तो लासा कौन होगा, कॉमन के साथ साथ जो बचे हुए हैं, तथा लासा बराबर क्या हो जाएगा, तथा लासा बराबर, तो 3 तो रहेगा ही, 3 तो रहेगा ही। देखिए 2 यहाँ 2 है तो यह एक ही में है, एक ही लाइन में है, तो इनको अलग अलग लिखेंगे, 2 गुणे 2। अगर एक थे 2 यहाँ रहता तो एक के बार लिखते हैं फिर। ठीक है, और यहाँ बचा है 5। ठीक है, मासा के बाद जो भी बचेगा ना, अगर एक लाइन में है सबको लिखेंगे, एक लाइन में है तो सबको लिखेंगे। अगर यहाँ 5 गुणे 5 भी रहता तो गुणे क्या लिखते, फिर 5 लिखते। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ एक थे 5 और रहता तो 5 को एक के बार लिखते हैं। ठीक है, 2 में तो कॉमन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मासा में हम तीनों को देखेंगे, मासा के लिए तीनों में कॉमन होना चाहिए। 5 बच गया, हो गया। अब कौन बच गया, यहाँ 7। कितना बच गया, 7। गुणा कर लीजिए तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10, और इसके बाद यह हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 7 6 42, और 10 का गुणा करेंगे तो 420। क्या नंबर आया है, 420। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया यह 420। तो यह रहा आपका, ऊपर वाला रहा मासा और नीचे वाला रहा क्या, लासा। एक बार देख लीजिए फिर से क्या करना है। सबसे पहले सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप जैसे 12 का निकालना है तो काट लीजिए, सबसे छोटी संख्या से पहले 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, और 2 तिहाई 6, और 3 एक कम 3, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे 12 का निकाल सकते हैं, इसी प्रकार 15 का, इसी प्रकार 21 का। जो कॉमन होगा तीनों में वह होगा मासा। अगर 2 संख्याएं रहती तो जो कॉमन होता दोनों में वह होता मासा। यहाँ तीनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई कॉमन ना मिलता तो कौन होता, 1 होता। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई कॉमन ना मिले तो इसका मतलब उसका मासा कितना होगा, 1। ठीक, और यहाँ पे 3 मिल गया तो इसका मासा हो गया 3। लासा कौन होगा तब, 3 गुणे बाकी बचे हुए 2 गुणे 2। ठीक है, फिर गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पे हमने देखा तो यह 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, और यह 3 दूनी 6, और 7 6 42, और 42 में 10 का गुणा करेंगे 420 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको उतार सकते हैं। फिर इसको उतार लीजिए, फिर हम दूसरा भी देख लेते हैं। ठीक, तो आइए देखिए दूसरा सवाल इसी का। दूसरा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तीनों अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। तो देख लीजिए, तो दूसरा सवाल है 17, 23 व 29। ठीक है, तो अब आप 17 को कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, गुणनखंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों की तीनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। जब तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो जब तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो वहां पे मासा 1 हो जाता है। जब सभी संख्याएं अभाज्य हों तो उनका मासा 1 आता है। याद रखेंगे, जब सभी संख्याएं अभाज्य हों तो उनका मासा 1 आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मासा बराबर 1। मासा बराबर 1। तो मन में क्या बिठा लेना है कि जब सभी संख्याएं अभाज्य हो तो उनका मासा 1 होता है। ठीक है, 17 किसी से नहीं कटेगा, 23 किसी से नहीं कटेगा, 29 किसी से नहीं कटेगा। तो यह केवल
अपने से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे, तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती, लेकिन मासा तो हो सकता है ना। अब मासा में अभाज्य संख्या से हमें थोड़ी मतलब है, मासा होना आवश्यक है। अब देखिए लासा बराबर क्या हो जाएगा, तथा लासा बराबर, अब यहां एक तो आ गया मासा, अब एक का गुणा करेंगे, किसी में फर्क पड़ेगा नहीं, बाकी सभी जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल लासा हो जाएगा। 17 गुणे 23 गुणे 29, इनका जब गुणा करेंगे तो मैं लिख देता हूं 11,339 आएगा, 11,339 आएगा, यानी 1133 9 आएगा। ठीक है, तो मासा हो गया 1, लासा हो गया 11,339। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे यहीं पे तीसरा भी देख लीजिए इसी समय, तो देख लीजिए क्या है, लिखा है 8, 9 वा कौन 25, 8 9 वा 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 8 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, तो 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं 9 का, 9 बराबर 3 गुणे 3, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 नहीं 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 8 को काटेंगे, दो यहां देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 5वां 25 हो गया। अब बताना है मासा, देन मासा बराबर, मासा दोनों में जो कॉमन होगा वही होगा। दोनों क्या, यहाँ 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन ढूंढना है। यहाँ देखिए कहीं पे भी 2 दोनों में नहीं दिख रहा, 3 भी कहीं नहीं दिख रहा, 5 भी नहीं दिख रहा, 5 केवल एक में दिख रहा है, 3 भी केवल एक ही लाइन में दिख रहा है, 2 केवल एक ही लाइन में दिख रहा है, कॉमन कोई नहीं हो रहा है। कॉमन जब नहीं होता है तो मासा कितना होता है, 1 होता है। जब कॉमन नहीं होता है तो मासा 1 हो जाता है। या सभी अभाज्य संख्याएं हो तो मासा 1, या जब कोई कॉमन ना हो तो 1। जब अभाज्य होंगी तब तो फिलहाल होगा ही नहीं, कॉमन तो होगा ही नहीं। ठीक है, देन लासा बराबर क्या हो जाएगा, तथा लासा बराबर, तथा लासा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। जो बचा हुआ है, जब मासा 1 हो ना तो जो संख्याएं बची हैं उन्हीं का गुणा कर लेते हैं, यानी 8 का गुणा, 9 का गुणा और 25 का गुणा कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, या तो यह लिखिए या तो डायरेक्ट 9 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 25। देख लीजिए, एक बात याद रखिएगा, जब मासा 1 हो तो जो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणा कर लेंगे, उन्हीं का गुणनफल जो आएगा वही लासा बन जाता है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 8 गुणे 9 गुणे 25, 8 गुणे 9 गुणे 25। ठीक है, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का गुणा 25 में करेंगे कितना आएगा 200, और 200 का गुणा फिर करना है 900 में, 900 में नहीं 9 में, तो 9 दूनी 18, यानी 1800 आ जाएगा। गुणनफल कितना आ जाएगा 1800। तो यह हो गया मासा यहाँ, लासा यहाँ। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको भी, आसान सवाल थे। एक बात जो याद रखनी है, अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, या फिर दूसरे रूप में इसी को कह सकते हैं कि जब कॉमन ना मिले तो मासा 1 होता है। तो लासा कैसे निकलेगा, फिर लासा निकालने के लिए जब मासा 1 हो तो लासा निकालने के लिए उन सभी संख्याओं का परस्पर गुणा कर लेते हैं, जो गुणनफल आता है वही लासा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभाज्य संख्याएं तो नहीं है सभी, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या आया है, मासा 1 आया है, क्योंकि कोई उभयनिष्ठ नहीं था। जब मासा 1 हो जाए तो इन सभी संख्याओं का गुणनफल ही क्या बन जाता है, लासा बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। तो आइए देखिए चौथा सवाल, देखिए क्या लिखा है, एचसीएफ ऑफ, इसे कैसे पढ़ते हैं देख लीजिए, एचसीएफ ऑफ 306 और क्या 657, यानी एचसीएफ दिया हुआ है किसका, 306 और 657 का, कितना 9। तो फिर कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए 306 और 657 का। तो अगर हम पढ़ना चाहें इसको कैसे पढ़ेंगे, तो एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, ठीक है, इज इक्वल टू 9। फिर क्या, देन आप ज्ञात करेंगे क्या, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 या यहाँ पे भी बोल सकते हैं 306। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निकालेंगे कैसे, तो आपको मासा दिया है, मासा 9 दिया है इन दोनों संख्याओं का। फिर कह रहा लासा बताइए। आपने अभी अभी देखा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं, यल गुणे बी बराबर एच गुणे यल, यल गुणे ए गुणे बी बराबर एच गुणे यल, जहां पे ए और बी संख्याएं हैं और एच और यल क्या है, उनके लासा और मासा। एच मासा है और यल क्या है, लासा है। ठीक है, तो देखिए
यहां पे ज्ञात करते हैं, हल लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, उनका लासा गुणे उनका मासा। ठीक है, तो उनका नहीं लिखेंगे यहां पे, केवल आप लोग यह अंडरस्टूड होना चाहिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 है और क्या है 657 है। लासा हमको ज्ञात करना है, यानी इसको इसी जगह पे आप एलसीएम भी लिख सकते हैं, एलसीएम गुणे मासा यानी एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। देन आप अब यहाँ पे इसको पक्षांतर करके, यहाँ पे यह गुणे में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में और एलसीएम बराबर बच जाएगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम ही लिख लेते हैं। एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे कितना 9। ठीक है, 9 से काटिए कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, हासिल लग गया कितना 2, तो 2 बच गया तो 27 हो जाएगा, 3 नवा 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27। अब यहाँ पे 306 में आप 73 का कर लीजिए गुणा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 त्रिक 18 और एक लगेगा हासिल, जीरो के साथ गुणा करेंगे जीरो आ जाएगा, एक यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, जब अगली संख्या में यहाँ पे जीरो हो तो पूरा गुणा वाला जो आ जाए लिख दिया करिए। इसके बाद 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप वैसे मल्टीप्लाई करना जानते होंगे, फिलहाल यहाँ पे कर देते हैं। 7 छक 42, तो यहाँ 2 यहाँ 4, क्योंकि जीरो है तो यह भी इधर वाला भी उतर गया। ठीक है, 2 अंकों तक होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। 7 त्रिक 21, यह हो गया 8, यह कितना हो गया 3 और 9 4 13, बच गया हासिल 1 और 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हो जाएगा फिर यहाँ का हासिल मिला के 2 और यहाँ पे 2 पहले से है तो 22 33 8। तो एलसीएम बराबर कितना लिख सकते हैं, देन एलसीएम बराबर 22 33 8। ठीक है, यहां पे हो गया यह आपका एलसीएम। तो आप देख सकते हैं, देखिए फिर से, दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल की क्या होता है बराबर होता है। तो आपको दिया क्या गया है, दोनों का मासा दिया गया है, लासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल किया है तो एलसीएम गुणे 9 लिख दिया, क्योंकि लासा को हम एलसीएम कर सकते हैं। ठीक है, और मासा को क्या लिख सकते हैं, मासा दिया हुआ है 9 लिख दिया, 9 से यह काट दिया कट गया और उसके बाद जो एलसीएम आया है 22,338, 22,338 यानी 22 33 8। यह आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इस सवाल को। देखिए सवाल नंबर 5 क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए बात करते हैं कि अगर किसी संख्या का अंत 0 पर होना है, यानी इकाई का अंक क्या आना उसमें 0, तो उसके लिए उस संख्या के गुणनखंड में हमको 2 और 5 चाहिए। चाहे जितने 2 आ जाए चाहे जितने 5 आ जाए, इससे नहीं मतलब है, लेकिन 2 और 5 आने ही चाहिए। ठीक है, 2 और 5 आने ही चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर नहीं आया तो नहीं होगी। जैसे एक संख्या लेते हैं 10, 10 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लीजिए 20, फिर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 आ जाएगा। 30 लीजिए तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, यह 30 करेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, तो 3 गुणे 5 यह हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि संख्या में जब अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 0 वाली संख्या जिसके अंत में है, वहां पे उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है। तो यानी कि हम कहेंगे कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा, तभी वह संख्या क्या होगी, उस संख्या का अंत उसके किसी पावर, यानी यहाँ पे अगर घात लगाएंगे उसकी घात वाली संख्या का जो वर्ग या होगा या फिर क्या होगा घन होगा। ठीक है, चतुर्थ घात होगी, पंचम घात होगी। तो इस तरह से अगर घात लगती जाती है तो हमें उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है इससे मेन संख्या कौन है नीचे। ठीक है, अगर इस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं तभी हम कहेंगे यह संख्या जो है इसका वर्ग भले हो, चाहे घन हो, चाहे फिर क्या हो, चाहे इसका चतुर्थ घात हो, चाहे पंचम घात हो, चाहे 7 घात हो, 6 घात हो, कुछ भी हो। ठीक है, इसके लिए हमें केवल इतना ही देखना है कि जो मूल संख्या है 6, उसके गुणनखंड में क्या
2 और 5 आएंगे तो आप 6 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 और 3। 2 तो आ गया लेकिन कौन नहीं आया, 5। अतः इस संख्या यानी 6 की पावर n का अंत कभी भी 0 पर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं इसे। तो यहां पे हो जाएगा उत्तर, हल लिखने से बेहतर रहेगा क्या लिखेंगे, यहां उत्तर लिखेंगे किसी भी यहां पे केवल डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए क्या लिख देंगे, 6 की पावर n का 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 2 व 3 प्राप्त होंगे। एक बात यहीं पे समझिए कि अगर यहां पे 2 और 3 का अगर हम 2 गुणे 3 की पावर 2 भी लिखते हैं तो क्या आता, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी वही संख्या ही आएगी जो इसके गुणनखंड में रहेगी। यानी 6 में जो गुणनखंड में रहेगा वही उसके वर्ग में, 3 पावर करेंगे तो वही रहेगा, 4 पावर करेंगे तो ही यही आएगा, बस 4 बार आएगा। ठीक है, यानी कि इसके गुणनखंड में कतई 5 नहीं आ सकता। ठीक है, तो 2 व 3 प्राप्त होंगे। देख लीजिए, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 2 व 3 ही प्राप्त होंगे, 2 व 3 ही प्राप्त होंगे। ठीक है पूर्णराम, जबकि 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 व 5 का होना आवश्यक है, 2 व 5 का होना आवश्यक है। देखिए, तो यहां पे भी लिख सकते हैं नहीं, ठीक, कॉमा लगा के जैसे लिखते हैं, नहीं 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 2 व 3 ही प्राप्त होंगे, जबकि 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 व 5 का होना आवश्यक है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे घात तो n लगी है ना, तो 5 लगा लीजिए, कोई बात नहीं। 2 गुणे 6 का तो 2 गुणे 3 ही होगा, 5 लगाएंगे घात तो 2 आएगा 5 बार और 3 आएगा 5 बार। ठीक है, अब सोच रहे होंगे 5 तो आ गया, नहीं आया क्योंकि यह 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 2 कै बार है, 5 बार है, और 3 कै बार है, यह भी 5 बार है। देख लीजिए 5 बार, यहां कोई 5 आया, नहीं आया, इसका मतलब 6 की पावर n घात यानी n की जगह पे कुछ भी रख लीजिए, प्राकृतिक संख्या, मतलब यहां प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या एक ही बात होती है। ठीक है, यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, उतार लीजिए। तो आइए देखिए छठवां सवाल क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 व 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो क्यों भाज्य संख्याएं, कोई संख्या भाज्य क्यों कहलाती है, क्योंकि उसको जो विभाजित करने वाली संख्याएं हैं वह एक और उसके सिवा अगर कोई अन्य संख्या भी उसे काट दे, ठीक है, चाहे एक थे अन्य काटे या 2 थे अन्य काटे, कई थे भी अन्य हो सकती हैं जो काट देंगे उसको अगर अन्य, यानी मान लेते हैं एक संख्या आ गई 10, ठीक है, इसको काटेगा कौन कौन, 1 काट देगा, 2 काट देगा, 5 काट देगा, 10 काट देगा। अब बताइए 1 काटेगा, 10 काट रहा है, बीच में 2 और 5 भी आ गए, तो यह कैसी संख्या कहलाएगी, यह कहलाएगी भाज्य संख्या। तो जिसके गुणनखंड एक और उसके सिवा उसके अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होते हैं काटने वाले, तो हम उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके लिए, तो हल
7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 के लिए, 13 के लिए। ठीक है, सबसे पहले इसकी व्याख्या करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे देखिए, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे 13 क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। 13 कॉमन मिल जाएगा, तो 13 कॉमन हो गया तो क्या कर सकते हैं आगे बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 11, 7 गुणे 11, और यहाँ 13 तो निकल गया, बचा यहाँ अब 13 बचा है एक, यहाँ पे 13 भी कॉमन हो गया, तो यहाँ जहाँ पे कॉमन हो जाता कुछ नहीं बचता, वहाँ एक बच जाता है। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे 13 यहाँ पे 11 सते 77 और 77 धन 1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 13 गुणे 78, 13 गुणे 78 गुणा करिए। ठीक है, गुणा करने पर आ जाएगा 1000 आ जाएगा आपका 14, 1014 आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो 1000 कितना आ जाएगा 14, और 1014 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 से काटिए पहले, 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, इस प्रकार से काटते हैं इसको। और यहाँ पे फिर 2 से काटिए, कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटिए तो 3 एक कम 3 हो गया, 2 बच गया हासिल, और 3 छक 18, 3 नवा 27, 169 13 से कटेगा केवल। 13 13 में 169 होता है, 13 का वर्ग होता है 169, तो 13 से कटेगा, यह हो गया फिर 1, 0 नहीं 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1014 को 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो इसकी अभाज्य गुणनखंड बताइए। एक और स्वयं के अतिरिक्त यानी 1000, यह मेन संख्या कौन है 1014 है। इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन आ रहा, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 13 भी आ रहा, और एक और 13 है। लेकिन यह बताइए कि 1014 तो काटेगा ही, एक काटेगा ही, लेकिन अभाज्य गुणनखंड की हम बात कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड यह सभी आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह संख्या अभाज्य नहीं है, कैसी है, भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। आप लिख सकते हैं क्योंकि इसकी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कौन कौन है, 2 3 13 है, अतः यह कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे एक लाइन जोड़ सकते हैं, चूंकि इसकी अभाज्य गुणनखंड 2 3 13 है, इसलिए यह कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य नहीं है, यह क्या है, भाज्य संख्या। तो इस प्रकार से आप दूसरा वाला भी लगाएंगे। दूसरा वाले में क्या कर लेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। ठीक है, इन सभी का गुणा कर लेंगे, और इसके बाद इन सभी का गुणा करने के बाद अब जब देखेंगे तो आ जाएगा 50 40, यानी इन सभी का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 5040, फिर 5 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5045, 5045। अभाज्य गुणनखंड करिएगा, 5 से कटेगा केवल, तो यहाँ पे 5 एक कम 5, 0 उतर गया, 5 9 45, फिर 0 9 आएगा, 0 9। यह एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे यह नहीं कटेगा, तो 1009 से ही एक बार, यानी हम 5045 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1009। अब बताइए इस संख्या को काटने के लिए, यानी 5045 को काटने के लिए दो अन्य संख्या भी पैदा हो गई हैं, 5 और 1009। एक और यह स्वयं से तो कटेगा ही, 5 और 1009 भी पैदा हो गए। इसका मतलब यह कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, भाज्य। इस प्रकार से इसको लगा लेंगे अपने से। इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूं, इसको उतार लीजिए। देखिए सवाल नंबर 7 क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक यहाँ पे मान लेते हैं एक वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर एक क्या है, मैदान है, और उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। तो यह वाला हो गया वृत्ताकार पथ। ठीक है, कह रहा इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लेते हैं यहाँ पे सोनिया है। ठीक है, बना दें, देखिए यह हो गई जुल्फों वाली सोनिया। और यहाँ पे देखिए आगे यह यहाँ से चलना शुरू करती है, तो इसके बाद ऐसे ऐसे घूमती है, एक चक्कर में इसे लगता है कै मिनट, 18 मिनट। इसके बाद कह रहा है जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। तो यही मान लेते हैं रवि भी खड़ा है। ठीक है, रवि मोटा हो गया। ठीक है, तो यहां से रवि भी चलना शुरू करता है, इसको लगता है कै मिनट, 12 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। यहाँ पे हैं खड़े दोनों लोग और चलना शुरू करते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं, तो इसी दिशा में दोनों लोग चलना शुरू करते हैं।
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब जब ये चलना शुरू करेंगे तो चक्कर लगाएंगे, और चक्कर लगाने के बाद क्या होगा, एक चक्कर में 18 मिनट लगेगा सोनिया को, दूसरे चक्कर में 36 हो जाएगा। यानी अब हम चक्कर लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, गुणक। क्या प्राप्त होंगे, गुणक प्राप्त होंगे, यानी मल्टीपल प्राप्त होंगे, मल्टीपल प्राप्त होंगे। यह भी चक्कर लगाएगा तो ये भी, इसका भी गुणक प्राप्त होगा। और जब हम गुणक निकालते हैं, जब हम गुणक निकालते हैं तो उसमें जो उभयनिष्ठ आएगा वही हो जाएगा इन दोनों का मिलन बिंदु। ठीक है, जैसे 18 का गुणक निकालिए तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियां 54। ठीक है, 18 तियां 54। और यहाँ पे इसके बाद 12 का निकालिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाई 36। इन दोनों गुणकों में उभयनिष्ठ कौन आया, 36। तो इसी 36 मिनट बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे। यानी आप देखेंगे जब चक्कर लगेगा तो आएगा गुणक, और गुणक से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें मिलता है लासा। तो गुणक निकालते हैं लासा के लिए, और इसी को बोलते हैं अपवर्त्य। क्या बोलते हैं, अपवर्त्य लिखना। क्या लिखना, अपवर्त्य। तो यह जो 18 लिख रहे हैं, और 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 54, तो इस जो लिख रहे हैं यह इसे कहते हैं अपवर्त्य। क्या बोलते हैं, अपवर्त्य। और इसी से जब दो अपवर्त्य, दो संख्याओं के अपवर्त्य कॉमन हो तो उसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे कहते हैं लासा। क्या कहते हैं, लासा। तो यानी कि अगर हमें चक्कर लगाना है तो हमें गुणक मिलेगा, और गुणक के लिए शब्द चलता है अपवर्त्य। क्या चलता है, अपवर्त्य बराबर गुणक। ठीक है, और फिर एक शब्द और है, इसको भी यही समझिए, अपवर्तक। अपवर्तक सीधा सा मतलब है गुणनखंड से, फैक्टर से। ठीक है, तो अपवर्तक जब निकालते हैं तो इससे हम लासा मासा दोनों बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इससे एचसीएफ और एलसीएम दोनों बता सकते हैं, लेकिन अपवर्त जब निकालते हैं तो इससे हमें केवल क्या मिलता है, एलसीएम। केवल क्या मिलता है, एलसीएम। यानी हमें जो प्राप्त हो रहा है वह गुणक है। क्या प्राप्त हो रहा है, गुणक। यानी कि अपवर्त निकलेगा, अपवर्त से लघुत्तम समापवर्त निकलेगा, इसी से बना है क्या, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। एक मिनट, लघुत्तम समापवर्त, और इससे बनता है अपवर्तक से महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जो बड़ा है उसमें अपवर्तक लगा है यानी बड़ा वाला, जो छोटा है उसमें छोटा वाला यानी अपवर्त लगा है। ठीक है, तो हमें निकालना होगा क्या, लघुत्तम समापवर्त्य। अब यह आपको इतना ज्यादा झंझट लेने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे बात याद रखिए, जब कोई चक्कर लगाएं दो लोग, ठीक है, एक ही स्थान से एक ही समय से शुरू करें, तो वहां पे आपको सीधी सी बात है लासा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, लासा। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, लिखेंगे हल सोनिया और रवि कब मिलेंगे, सोनिया और रवि 18 व 12 के लासा पर मिलेंगे। लघुत्तम समापवर्त पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या एलसीएम लिख दें शॉर्ट में, एलसीएम पर मिलेंगे। तो अब निकालिए इनका एलसीएम। तो 18 का आप निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड से ही निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 18 बराबर, देन 18 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का क्या होगा, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। तो जो कॉमन है, देन एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, तो 2 गुणे 3, और जो कॉमन नहीं है उसको भी उतारेंगे तो 3 गुणे 2। ठीक है, तो यह हो गया 3 गुणे 2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 के 36, यह हो गया 36 यानी 36। अतः 36 मिनट, यह समय बताएगा ना कब मिलेंगे, तो 36 जो लासा आया है समय हो गया। तो अतः लिखेंगे, अतः सोनिया और रवि, सोनिया और रवि या सोनिया व रवि 36 मिनट बाद, 36 मिनट कहां पे आया, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर
मिलेंगे। यह हो गया आंसर। ठीक है, तो 36 मिनट बाद। यह मिनट ही क्यों आया? क्योंकि जो समय दिया गया है मिनट में दिया, इसीलिए। घंटा दिया होता तो घंटा में आता, सेकंड रहता तो सेकंड में आता। ठीक है, तो इसको उतारिए। उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा इसे और समझ में आया होगा। तो यह प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह से समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके बाद की प्रश्नावली 1.3 के साथ। धन्यवाद।